वह रात थी, अमावस की रात। यह सोचकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहानी पढ़ते वक्त पीछे मत देखना, वरना खतरनाक हो सकता है। पीछे भूत भी हो सकता है। सोच लो, देखना मत। देखोगे तो रह जाओगे मत। देखो मत, देखो मत, देखो। चुपचाप कहानी पढ़ते रहो। देखो कहाँ था, देखना मत। देख लिया ना, कुछ भी तो नहीं था। मगर डरे ना, इसी तरह के भय को ही तो डर कहते हैं। डर एक ऐसी चीज बनाई है भगवान ने कि पूछो मत। बस हम लोग डर डर के जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। जाने कब ये डर खत्म होगा, शायद मरने के बाद, क्योंकि मरने के बाद तो सारे डर खत्म, खल्लाश हो जाते हैं। देखो ये सब बकवास है, बहुत हो गई ये डर की बातें। कहानी पढ़ो। चलो, डर तो अभी लगेगा जब कहानी पढ़ोगे। एक समय की बात है, अकालगढ़ में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था, तब भी इसका नाम अकालगढ़ था। और अकाल अब पड़ता है तब भी इस गांव का नाम अकालगढ़ है। इस गांव के अकाल पड़ने की भी एक कहानी है। सुनाऊं क्या? नहीं? अरे नहीं सुनाऊंगा तो तुम्हें क्या घंटा समझ में आएगी। चलो अब असली बात पर आते हैं। अकालगढ़ में दो भाई नीरज और राजू अपनी बीवी के साथ बढ़िया रहा करते थे। राजू और नीरज में अच्छी बनती थी। नीरज का विवाह नहीं हुआ था, पर होने वाला था। कुछ दिनों बाद नीरज की भी शादी हो गई। कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, पर उनकी बीवियों में आपस में नहीं बनती थी, तो उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला किया। दोनों अलग अलग रहने लगे। राजू अलग होने पर बहुत कामचोर हो गया था। पहले वह भाई नीरज के साथ थोड़ा बहुत काम काज कर लिया करता था। वह दिन दिन और कामचोर होता गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और नीरज अपना काम काज सही करता रहा। उसने अपनी मेहनत से काफी अनाज खेत से उगाया। ये सब देख देख कर उसका भाई राजू बहुत जलता था, पर नीरज अपनी तरफ से सही था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी ने मिलकर नीरज की पत्नी को रात में मार दिया। नीरज किसी काम से बाहर गया हुआ था। दोस्तों, वह रात अमावस्या की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी पर था। तारे टिमटिमा रहे थे। रात बिल्कुल शांत थी। उन्होंने पहले उन दोनों ने उसके घर कूदकर पहले सारा अनाज चुरा लिया। जब नीरज की पत्नी को पता चला कि उसके अनाज की कोई चोरी कर रहा है, तब उसने उठकर देखा तो राजू और उसकी बीवी अनाज चुराने में लगे थे। तब नीरज की बीवी ने कहा कि आप यह क्या कर रहे हो, अपने ही घर में चोरी। यह सुनकर राजू और उसकी बीवी ने सोचा कि अगर इसने गांव वालों को बता दिया तो वो लोग हमें गांव से ही निकाल देंगे। इस डर के मारे उन्होंने उसकी पत्नी को मार डाला और दूर जंगल में गाड़ के आ गए। सुबह जब नीरज घर पहुंचा तो देखा कि उसका अनाज नहीं है। थोड़ा बहुत बचा था, वह बिखरा पड़ा था। जब उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने सारे घर को छान डाला, पर वो कहीं नहीं मिली। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि मेरी बीवी कहाँ गई, तो उसने हड़बड़ा के बोला, मुझे नहीं पता, कल शाम तक तो घर पर ही थी। इतना पूछकर उसने पड़ोसियों से पूछा तो किसी ने कहा पता नहीं, और किसी ने बताया शाम तक तो घर पर ही थी। वो बहुत घबरा गया और कुछ लोगों को बताया कि घर का सारा अनाज किसी ने चुरा लिया है और मेरी बीवी का भी पता नहीं है कि कहाँ है। वो उसने घर जाके फिर देखा तो उसे उन गेहूं से एक चाकू मिला और कुछ खून भी पड़ा था। उसे सब कुछ समझ में आ गया कि उसे किसी ने मार के सारा अनाज चुरा लिया है। तब उसने अपनी छत पर जाकर देखा तो उसे कुछ अनाज भी गिरा मिला, तो उसे अपने भाई राजू पर शक हुआ। पर नीरज वैसे भी अपने भाई राजू की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं। तब एक दिन राजू ने कहा कि तू अकेला मत रह, हमारे साथ ही आजा, हम साथ ही रहेंगे। वह राजू को मना तो नहीं कर सकता, इसलिए वह उसके साथ मन मार के रहने लगा। गांव के कुछ लोग उसकी बीवी को गंदी औरत कहने लगे और कहते थे कि सारा अनाज लेकर भाग गई। बेचारा नीरज अकेला रह गया, चुड़ैल कहीं की। यह सब बातें उसे सुनने को मिल रही थीं। वह बेचारा क्या करता, अपने भाई को कुछ नहीं कह सकता था। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए थे। तो वे लकड़ी काट ही रहे थे, तब उन्हें किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। तो उन्होंने कहा कि इस जंगल में कौन रो रहा है, कहीं कोई रास्ता तो नहीं भटक गया। तो वो लोग जिधर से आवाज आ रही थी उसी तरफ चल दिए। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि एक औरत एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। जब तक वो उसके पास पहुंचते वह गायब हो गई। उन लोगों ने जब इस तरह का दृश्य देखा तो वो घबरा गए। उनके तो पसीने छूटने लगे। तब एक आवाज आई कि अब तुम लोग कभी भी इस जंगल से लकड़ी नहीं काटोगे, और जो भी यहां लकड़ी काटने आएगा वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। और तुम लोग मुझे चुड़ैल कहते हो ना, तो चुड़ैल सही, आज से तुम्हारे गांव में कभी पानी नहीं बरसेगा। तुम लोग भूखे मरोगे। यहां सिर्फ अकाल पड़ेगा और अमावास की रात एक लाश तुम्हारे गांव में जरूर मिलेगी। जाओ, तुम सब गांव वालों को जाकर बता दो, आज से 3 दिन बाद अमावस्या है। एक आदमी की मौत जरूर है। जिसने भी मुझे मारा है वो बचेगा नहीं।
मेरा अनाज खा करके मुझे चुड़ैल कहते हो। गांव वालों, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आज मैंने तुम्हें बख्श दिया। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ मेरे जंगल से। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ, मुझे तैयारी करने दो, जाओ। और फिर रोने लगी। वो लोग डर गए। ये सब क्या था? स्त्री रोने का कारण क्या था? एक आदमी बोला, अरे वह कह रही तो थी कि मेरा अनाज चुरा लिया और मुझे मार दिया। इसका मतलब यह नीरज की बीवी थी जिसे किसी ने अनाज के लिए मार डाला है और वह चुड़ैल बन गई है। तभी एकदम एक भयानक चेहरा उनके सामने आया। तुम लोग अभी तक गए नहीं, जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। उनके तो होश उड़ गए। भागो भागो चुड़ैल चुड़ैल। ऐसा कहते हुए वह गांव पहुंचे। सारे के सारे ऐसे हाफ। आगे की कहानी और भी भयानक। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब शुरू होगा खून की प्यासी चुड़ैल का बदला। तो सुनो आगे की कहानी पर। वह किशोरी भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों को उसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है कि वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए थे। युवा भूतनी उन दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी उन दोनों भूत भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हथियारों की तलाश करती रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद ही वह अपने हथियारों को पहचान ली। एक दिन वह शाम के समय खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। घर पर उस अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए और उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फांस लिया। रूप लुभावन हो तो अच्छे अच्छों को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन भी उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास में लेने के बाद एक दिन कही कि क्यों नहीं हम लोग शिकार पर चलें। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी हैं, उन्हें भी लेकर चलते हैं। फिर क्या था, उस युवती भूतनी ने उस अंग्रेज से कहा कि मेरी एक और सहेली है, वह भी बहुत ही खूबसूरत है और शिकार पर जाना पसंद करेगी। फिर दूसरे दिन उस युवती भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरी युवा भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह उस भूतनी के मायाजाल रूपजाल में फंस चुका था। एक दिन सुबह सुबह वह अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज मस्ती भी। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चलें। अंग्रेज की बात सुनकर उस युवा भूतनी ने कहा कि नाना, आज रात हम लोग यहीं ठहरकर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया नहीं है, ठहरेंगे कहां? फिर क्या था, वह युवा भूतनी मुस्कुराई और बोली कि इसी जंगल में दूसरी ओर मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड़ई तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीजें भी ला दी थीं। उन दोनों युवा भूतनी के साथ ये अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे। इन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में महलों, बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई तथा साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी पिट्टी गुम होना ही। क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना लीं। ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने ग्लास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेजों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत ही न थी कि वह ना करे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछलकर इतना जोर से खींचा कि चर्र की आवाज के साथ वह मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत उन अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल चीख निकालते हुए खून पीने में उसका साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज निकालते हुए दौड़कर
एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची और उसकी आंखों में अपने विकराल भयावह भाले जैसे नखों को डालकर उसकी दोनों आंखों को निकालकर खा गई। इसके बाद उन तीनों भूतनी भूत ने एक एक कर सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए अंग्रेज अधिकारियों को उनकी ऐसी विभत्स लाशें मिलीं जो देखने में बहुत ही भयावह लग रही थीं। उनको ऐसे नोचा गया था कि लगता था कि यह किसी मनुष्य या जानवर का काम ही नहीं हो सकता। कैलाश को तो सब कुछ पता ही था, पर वह किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए एक पूजा करवा दी। यह एक काल्पनिक कहानी है, पर हकीकत भी हो सकती है उन लोगों के लिए जो अपनी शक्ति संबंधों का नाजायज फायदा उठाते हुए गलत कार्यों को अंजाम देते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनका बाल बांका भी नहीं कर सकता। हमेशा वैसा ही कार्य करें जैसा आप दूसरों से अपने तथा अपनों के प्रति चाहते हैं। जय बजरंगबली।